हु इज़ टेररिस्ट? टेररिस्ट कौन है? गैंगस्टर कौन है? बैनुल अक़वामी सतह पे किसने ज़्यादा सबको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है? क्या ये उसामा बिन लादेन है? क्या ये अमेरिका है जिसने 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा के नस्ल इंसानी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया? या क्या ये 60 लाख यहूदी मारने वाला हिटलर है? इटली का मैसोलिनी है जिसने बेशुमार लोगों का कत्ल किया? और क्या ये दाढ़ी वाले मुसलमान हैं? या यूं कहें कि क्या अफ़गानिस्तान में जो तालिबान थे जो लोगों की दाढ़ियों की पैमाइश करते थे, जिसकी दाढ़ी छोटी होती थी उसे ज़िबा कर दिया जाता था, या वो जो सुराखों वाला बुर्खा औरतों का उनको बाहर निकलने पर वो पहनाया जाता था, क्या ये लोग टेररिस्ट हैं? सो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए मेरे आज का लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंतहाई कोर और एकेडमिक किस्म का डाटा और टॉपिक है टेररिज्म का। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपके साथ टेररिज्म का जो टॉपिक है उस पर फ़िलोसॉफ़िकल जो कॉन्सेप्ट है उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। फिर मैंने आपके साथ टेररिज्म के जो 3 मॉडल्स हैं, जैसे बुश मॉडल है, बिन लादेन मॉडल है और मॉडर्न मॉडल है, उनको आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और फिर अगले लेक्चर में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि नस्ल इंसानी किस तरह टेररिज्म के नासूर से बच सकती है। आज का दोस्तों जो लेक्चर है वो मेरा प्योरली एकेडमिक और बुकिश नॉलेज पे मुश्तमिल होगा, क्योंकि बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये कहा कि सर हमें इसके साथ साथ अगर कुछ ज़रूरी जो एकेडमिक है या बुकिश नॉलेज है वो आप अगर हमसे शेयर कर लें तो हमें ये जो टॉपिक है, ये एस्से है, वो तैयार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो तमाम दोस्तों की इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और बच्चों की इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपके साथ इस टेररिज्म का जो टॉपिक है इस पे जो कोर नॉलेज है या एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक तो मेरी हौसला अफजाई हो सके और दूसरे बच्चे हैं उनको ये डाटा मिल सके और उनका भला हो सके और आपको इसके साथ मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टेररिज्म का एस्से। जी दोस्तों, ये एस्से की बात हो रही है, इंग्लिश एस्से की, ये करंट अफेयर के एस्से की बात नहीं हो रही। जब भी आपने टेररिज्म का जो टॉपिक है वो एस्से पे लिखना है तो आपने करना क्या, उसका बड़ा प्यारा सा एक जानदार सा आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। वो किस तरह से, जैसे मैंने ये 2007 में ये प्यारे दोस्तों एस्से लिखा था, आपको ये नज़र आ रहा होगा इस पे, ये आप देख लीजिए। ये तो बाद में मैंने कटिंग वटिंग की है, ये आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैंने ये तैयारी किया। और ये मैंने पूरा 3 घंटे के 15-20 जो ऐसे हैं वो लिखे थे और उनकी रिहर्सल की थी और बाकायदा 3 घंटे के अंदर उसकी आउटलाइन ली। ये तकरीबन 30 पेजेस का ये ऐसे, ये आप देख लीजिए, ये मैंने लिखा था, ये रिहर्सल की है। ये भी आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपने ऐसे की रिहर्सल किस तरह करनी। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली इस बात पे है कि इसका नॉलेज किस तरह बुकिश नॉलेज आपको देना है। तो दोस्तों, आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि पीस एंड हारमोनी हैव बीन द लॉन्ग चेरिश्ड एम्स ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन अर्थ। या आप ये कह सकते हैं थ्रू आउट एजेस मैन हैज स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक हिज सराउंडिंग्स पीसफुल एंड विदाउट पॉसिबल हर्डल्स एंड डिस्टर्बेंसेस। फिर आपने ये लिखना है कि जी नस्ल इंसानी ने लीग ऑफ नेशन 1919 में और 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, फिर लेकिन उसने 2 वर्ल्ड वॉर से कुछ सीखा नहीं है।
پھر نسل انسانی کو کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ انسانوں کے درمیان پیس اور جو ہارمونی ہے وہ پیدا کرنے کا بہترین ایک مسودہ یا ایک سورس آف رہنمائی ہے، لیکن انسان نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اب دوستو چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ، وہ ہے میننگ۔ دیر از نو سنگل سسٹمیٹک اینڈ فارمولیٹڈ ڈیفینیشن آف ٹرم ٹیررزم۔ پہلی جو ڈیفینیشن ٹیررزم کی ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن آف 1999، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن آف 1999 وہ ہے دی لینگویج آف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1919 gives some sort of explanation to this term terrorism. It says that all acts which are done with the use of force, show of force, shall be terrorism if it causes destruction, disharmony to the people at large. اگلی ہے ویبسٹر ڈکشنری ڈیفینیشن۔ ویبسٹر WEBSTR ویبسٹر ڈکشنریز ڈیفینیشن۔ It defines the term terrorism as the use of force which creates the sense of terror and insecurity in the people and damage the life of the people. Third one ہے general definition اور eclectic definition. From the above two quoted definition, we can easily infer that there are two main ingredients of term terrorism. One is force and second one is damage and destruction to the people at large. جی دوستو اگلی جو ہے E.M. والٹر WLTERS والٹر، یہ ایک رائٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کی ٹیررزم تین قسم کے جو چیزیں ہیں ان سے پھیلتی ہے۔ پہلی ہے کاز آف ٹیرر، ٹیرر کی ایک وجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایفیکٹ آف ٹیرر اینڈ تھرڈ ون از آؤٹ کم آف ٹیرر۔ جی دوستو کاز آف ٹیرر، ایفیکٹ آف ٹیرر اینڈ آؤٹ کم آف ٹیرر۔ پھر دوستو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک دو لائنوں میں ان تینوں چیزوں کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، کسی چیز کو ان ایکسپلین نہیں چھوڑنا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتا ہے چیپٹر 5 ورس 32 میں کہ نسل انسانی، ایک انسان کو بچانے والے نے تمام انسانیت کو بچا لیا، اور کسی ایک انسان کی ناحق جان لینے والے نے تمام انسانیت کی جان لے لی۔ اگلا ہے سنڈی کامز، CINDY، سنڈی کامز COMBS۔ سنڈی کامز ایک آتھر ہے، ان کی کتاب ہے ٹیررزم ان دی 21st سینچری، ٹیررزم ان دی 21st سینچری۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ چار قسم کی جو وجوہات ہیں، چار قسم کے جو حالات ہیں، اگر یہ کسی جگہ پیدا ہو جائیں تو وہاں ٹیررزم کا جو ناسور ہے، جو ٹیررزم کی بلا ہے وہ جنم لے سکتی ہے۔ نمبر 1 اکنامک انجسٹس، ریلیجیس پرسیکیوشن، تھرڈ ون سوشل انجسٹس، اینڈ نمبر 4 ہے unfavorable societal and religious policies of the organization of the world۔ جی دوستو اب دوستو چلتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے، ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں ٹیررزم کی 3 ڈیفینیشنز، پھر قرآن مجید کا تھوڑا سا حوالہ، پھر 2 کتابیں ہیں ان کا آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ اب چلتے ہیں کہ اس کو ٹیررزم سے ہم نے بچنا کس طرح ہے، واٹ آر دی ویریس ریکمینڈیشنز اور واٹ آر دی اسٹیپس ٹو سالو دس پرابلم آف ٹیررزم۔ نمبر 1 کشمیر ڈسپیوٹ۔ جی دوستو کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہے۔ اگر اس کو حل نہ کیا گیا تو دنیا کسی وقت بھی جو تیسری عالمی جنگ ہے اس کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اس میں 3 اگست 1948 اینڈ 5 جنوری 1948 کی جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں، اگر ان پہ منوعاً عمل کر دیا جائے تو کوئی بات ہی نہیں کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ پھر جو پیلسٹائن کا ایشو ہے اس کی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے جی کہ مسلم امہ جو ہے، امت مسلمہ ہے، اگر اس کے جو 57 ملک ہیں یہ تمام مل کے اپنی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں وہ ہی حل کر لیں تو کافی حد تک جو ٹیررزم ہے اس پہ بچا جا سکتا ہے۔ پھر
यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है यूएनओ का, वो ये दोगला और वन साइडेड ना हो तो फिर भी जो दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। जी हाँ, आपको पता है कि कश्मीर के इशू पे, पैलेस्टाइन के इशू पे और जो अमेरिका और इजराइल के जो गैंगस्टरिज्म है या टेररिज्म है उसको ये किस तरह स्टैम्प करता है। जी हाँ, इस तरह अगर यूनाइटेड नेशन का जो रोल है वो अच्छा हो जाए तो फिर भी इससे बचा जा सकता है। फिर जो पाकिस्तान के अंदर है गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, अगर वो अच्छे तरीके से प्रो पीपल हो जाएं और प्रो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंटल अफेयर्स उसको इंश्योर किया जा सके तो फिर भी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट और जो इसका पॉलिटिकल सिस्टम है उसके मुतल्लिक जो लोगों में नफरत, तासुब और तंग नज़री पाई जाती है उससे बचा जा सकता है। जैसे गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जाएं, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी पे अमल दरामद करे जिसका मकसद लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर है। और फिर जो आपका बजटिंग है वो बैलेंस्ड बजटिंग हो, मतलब उसमें जो आपके अखराजात हैं और जो आपकी आमदनी है उनमें तकरीबन जो है वो तवाज़न हो। फिर जो आपके मुल्क में मदरसा कल्चर है उसे रिफ़ाइन कीजिए। मदरसा कल्चर को ख़त्म करना बिल्कुल जहालत है, क्योंकि जो आपके मदरसे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये स्टेट का काम कर रहे हैं। आप इन्हें रिफ़ाइन कीजिए, क्योंकि मकसद मरीज़ को मारना नहीं बल्कि उसकी बीमारी से निजात हासिल करना। फिर रोल ऑफ इंटरनेशनल मीडिया जैसे जी CNN है, BBC या फॉक्स न्यूज़ है, ABC न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, इन सब का मकसद झूठ को फैलाना नहीं होना चाहिए बल्कि अमन और सुकून जो है उसको फैलाना। फिर आप देखिए जी कि डेनमार्क का जो अखबार है जाइलैंड पोस्टन, उसने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लास्फेमियस कैरिकेचर बनाया। ठीक है जी, तो इस किस्म के जो गुस्ताखाना खाके हैं अगर इनको ख़त्म किया जाए तो दुनिया में अमनो सुकून आ सकता है। फिर आप देखिए जी सलमान रुश्दी है गुस्ताख रसूल जो है, तस्लीमा नसरीन है गुस्ताख रसूल है, तो इंग्लैंड ने जो इनको पनाह दी हुई है, तो अगर पनाह देने की बजाय इंग्लैंड ये करे तो इनके जो चार्जेस हैं, जो इनके इल्ज़ामात हैं, उनकी फेयर ट्रायल करते हुए इस पे तहकीकात करे और जो मेरिट पे फैसला वो करे, तो दुनिया में किसी हद तक जो लोगों के जहनों में जो परेशानियां और जो मसाइल चल रहे हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर आप देखें जी कैरन आर्मस्ट्रांग है, उनकी किताब है, फिर कैरी सपल है, उनकी किताब है इस्लाम पे, उनको प्रमोट किया जाए। इन्होंने इंटरनेशनल पीस और हारमोनी की बात की है। फिर 3 ये जो साहिब हैं फ्रांसिस फुकुयामा जिनकी एंड ऑफ हिस्ट्री है, सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और सलमान रुश्दी सेप्निक वर्सेस है। अगर इन तीनों बंदों के लिटरेचर को ख़त्म कर दिया जाए या इनको ये कह दिया जाए कि आपने इंटरनेशनल पीस और इंसानों के दरमियान अमन व मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए कुछ करना है। यहाँ मैं बात करूँगा जो तुर्की की एक ऑथरस हैं एलिफ शफक की। एलिफ शफक, जी हाँ, एलिफ शफक ने एक बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है 40 रूल्स ऑफ लव। तो 40 रूल्स ऑफ लव को पढ़ने के बाद वाकई पता चलता है कि दुनिया में जो अमन और मोहब्बत है सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ है जिसने एंड तक जाना है, ना कि नफ़रत और तासुब ने। फिर WTO है एंड ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। ठीक है जी। फिर इसके अलावा दोस्तों मैंने डॉक्टर मोहम्मद हसन का 3 फेज़ फार्मूला वो पिछले लेक्चर में आपके साथ शेयर कर लिया है। फिर इसके साथ जो मिसलेनियस इश्यूज़ हैं जैसा कि आप देख लीजिए कि OIC है, अरब लीग है, OPEC है, आसियान है, नेटो है, रोल ऑफ USA है, ये देख लीजिए वगैरह वगैरह। जी दोस्तों ये था कुछ डाटा। इसके साथ ही थोड़ा सा डाटा और आपकी खिदमत में या तवज्जो दिला देता हूँ एक नई चीज़ की तरफ। वो ये है कि आपने फैसला करना है कि क्या ये जो लोग जिनके नाम मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या ये मुसलमान थे। जी हाँ, हिटलर ने जी 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया, क्या वो मुसलमान था?
1 मिलियन लोगों को मारा मैसोलिनी ने इटली में, क्या वो मुसलमान था? जोसेफ स्टालिन ने रशिया में बेशुमार लोगों का कत्ल किया, क्या मुस्लिम था? हलाकू खान ने बगदाद में जो खून की नहरें बहा दी थी, क्या वो मुसलमान था? अशोका, जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, क्या वो मुसलमान था? जॉर्ज वॉकर बुश ने, जिसने 9/11 का ड्रामा रचाया, अफ़गानिस्तान पे 2001 में और इराक पे 2003 में जंग मुसल्लत करके वहाँ नस्ल इंसानी का कत्ले आम करके, क्या वो मुसलमान था? हैरी एस ट्रूमैन ने, जिसने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 2 शहरों पे एटम बम गिराने के अहकामात दे के लोगों को कत्ले आम किया, क्या वो मुसलमान था? टोनी ब्लेयर साहब जो हैं, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे 9/11 के वक्त, क्या वो मुसलमान था? सेकंड लास्ट है बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो मुसलमान था? और लेटेस्ट जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है मेरी नज़र में इंसानियत का सबसे बड़ा मुजरिम नरेंद्र मोदी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में जो कर्फ्यू लगाया हुआ, क्या वो मुसलमान है? जी दोस्तों, आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि क्या नस्ल इंसानी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। फ़ैसला मैं आपको छोड़ता हूँ, फ़ैसला आपने खुद करना है। जी दोस्तों, ये था आज का कुछ डाटा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब दोस्तों, आपने जब तक कंक्लूजन नहीं ना लिखना ऐसे पे, तो फिर आपका ऐसे मुकम्मल नहीं होना। कंक्लूजन देखें जी, मैंने क्या लिखा है, मैं आपसे पढ़ के 2-3 लाइनें सुना देता हूँ। The aforementioned points help us in drawing the conclusion that future of terrorism depends upon the role of superpower, international organization, and dialogue amongst the civilization. If we tend to overlook this menace, then its future is bright and humanity will suffer. But if we endeavor honestly at local, provincial, and national and international levels, then we can perish terrorism from the face of earth and become real human beings in the real sense of the word, because people like peace and harmony for their better and balanced societal life. जी दोस्तों, ये था आज का छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एकेडमिक और जो बुकिश नॉलेज है वो शेयर करूं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें भी मेरी यही कोशिश होगी, फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूं और जो बुकिश नॉलेज है वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। इन सब को कंपाइल दोस्तों आपने करना है, इसको समझ के लिखना अपने तरीके से आपने है। मेरा मकसद सिर्फ आपको कोर इन्फॉर्मेशन देनी है, और पिछले लेक्चरों में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरह इस डाटे को ट्विस्ट करके, किस तरह इसे हल्की फुल्की शक्ल दे के, मोड़ के आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे लिखना है। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो आपने मेरे चैनल हुमायूंज़ एजुटेनमेंट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपकी मेहनत खिदमत में लाने के लिए, प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भला हो सके और मेरी हौसला अफजाई के साथ साथ आपको मेरा हर नया आने वाला लेक्चर और वीडियो मिल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।